चर्या, हाउस योर एनर्जी। स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन क्लास में, जहां पर मैं एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं और ब्रेकफास्ट स्टडीज़ के बारे में। और ब्रेकफास्ट स्टडीज़ जहां पर हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। पिछले कुछ समय से इस तरह की क्लास की बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी, जहां पर हमें बात करनी थी कि कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमें अपने आप को अप रखना है। इस बीच आप जानते हैं कि बहुत से रिज़ल्ट आए, यूपीएससी का रिज़ल्ट आया और हमारे बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई किया। और कई टॉपर से मैंने टॉक शो किया, अभी और भी आने हैं, प्री के बाद भी वो लगातार आते रहेंगे और आपने उनको यूट्यूब पे लगातार देखा भी होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बात शुरू करते हैं, क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है और इन क्लासेस का पर्पज़ क्या है, इसके बारे में आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है अब तक? संध्या गिरी ने लिखा है, एनर्जी लेवल थोड़ा कम है सर, पता नहीं क्यों, पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है। देखो, मुझे कल पूरी रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही और मैं सुबह जाके थोड़ी देर के लिए सोया हूँ। इस समय भी मेरी पूरी बॉडी में शिवरिंग हो रही है। और जब मैं इससे पहले की क्लास ले रहा था जिस पे सिलेबस एनालिसिस की, वो एनी टाइम लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है, आप सभी उसको देख सकते हैं। तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और मुझे शायद बोला भी नहीं जा रहा था। मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन में गया और खुद को मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर्स दिए कि आपको फील नहीं करना है कि आपको कोई पेन है, कोई दर्द है। इस समय भी मेरी वही स्थिति है और जहाँ पर मैं ग्लूकोज लगातार लेते हुए मैं खड़ा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ और मेरी एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। हालांकि आवाज़ में थोड़ी सी वाइब्रेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल बहुत डिप्लीट कर चुका है। बट हमारे माइंड में एक पावर होती है, जब हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना सीख जाते हैं कि मुझे क्या, मेरा टास्क पूरा करना है, मेरा पैशन क्या है। मेरा एक पैशन है कि मुझे आपको नई नई चीज़ें बतानी है। मेरा पैशन है कि मुझे अपने एजुकेशन में इनोवेशन करना है। मेरा पैशन है कि वो सभी लोग जिन तक अच्छी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, जो भटके हुए हैं, जिनकी अंदर जो है वो ये उनके आसपास के लोग ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये यूपीएससी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत मुश्किल है या तुम कोई रास्ता नहीं चुन सकते, उन तक जाकर पहुंचना और उनसे कहना कि अगर कोई दुनिया में कर सकता है तो वो केवल और केवल तुम हो। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत, वो ताकत है, वो तुम्हारे अंदर एक इरादा है, वो जुनून है जिसको सिर्फ इग्नाइट करने की जरूरत है। जिस दिन तुम्हारा ये जुनून एक आग पकड़ लेगा, एक फायर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस दिन तुम जहां पहुंचना चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। मैं उस इरादे, उस पैशन के साथ एक मिशन के रूप में निकला हुआ हूं। इसीलिए कई बार मैं अपने दिमाग को ये समझा पाता हूं कि शरीर की जो दिक्कतें हैं उन पर काबू करना सीखो। और मात्र 5 मिनट का मेडिटेशन मैंने किया और मैंने अपने आप से खुद से कहा कि मेरी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये शरीर बाद में भी थका हुआ महसूस करेगा, लेकिन जो मेरी ड्यूटीज़ मेरे स्टूडेंट के प्रति है वो मुझे करना होगा। और अभी मैं सुबह से ही मैं अपनी दूसरी क्लास लेने जा रहा हूँ और उतनी ही एनर्जेटिक डिस्कशन मैंने सुबह भी की और उतनी एनर्जेटिक डिस्कशन मैं इस समय भी कर रहा हूँ। तो आप लोग जब इस उम्र में हैं, जब आपको थकान महसूस हो रहा है, ध्यान भटके, तो 5 मिनट और 10 मिनट मेडिटेशन का हिस्सा जरूर बनाइए। मेडिटेशन जरूर करिए और मेडिटेशन करते हुए खुद को एक पॉजिटिव जो है वो एक्सर्शन दीजिए, पॉजिटिव सुझाव दीजिए कि मुझे करना है, मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा आउटपुट ज़बरदस्त मिलेगा। और जो व्यक्ति अपने दिमाग के माध्यम से अपने शरीर पर काबू करना सीख जाता है, उसके लिए जो मुश्किलें हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज़ को सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे थकान नहीं होती, या अगर रात से तबीयत खराब है, हाथ पैर इस समय कांप रहे हैं थकान के मारे या दर्द से, तो ऐसा नहीं कि मुझे वो पीड़ा नहीं हो रही होगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, आपका दिमाग सब कुछ खेलता है। और अगर आपने अपने दिमाग पे काबू करना सीख लिया, दिमाग को आपने सजेशन देना सीख लिया और दिमाग को आपके कंट्रोल में आना शुरू हो गया, तो शरीर अपने आप आपका कंट्रोल में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आप इन चीज़ों को सीखेंगे। और अब से जो हम ये शुरू करने जा रहे हैं, ये एक कोई क्लास नहीं है, ये क्लास की श्रृंखला है, जिसको छोड़िएगा नहीं। मैं प्रतिदिन आपके साथ आऊँगा और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा अपने ओजांकियंस को, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, जिन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी पढ़ाई में एक नई चीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इसी बीच में कुछ ऐसे रहे जिसमें मैंने देखा बच्चों को, बहुत ही साधारण बच्चे जिन्होंने यूपीएससी में रैंक निकाली, जो विजेता बन के निकले, और वो जो नहीं कर पाए, दोनों से मैं लगातार पिछले 1 हफ्ते से बातचीत में लगा पड़ा हूँ। उनके साथ जो है वो, उनके साथ टॉक शो करना, उनके जो है वो, जो बच्चे नहीं कर पाए उनके साथ भी मिलना।
तो बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ जाना मैंने, वो मैं आप तक देना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं इस पूरी एनर्जी के लिए, इस पूरी श्रृंखला के लिए, जहाँ पर बहुत कुछ आपके सामने आने जा रहा है, जहाँ पर आपके पढ़ने लिखने बात करने पूरी पर्सनालिटी का जो है तरीका वो चेंज हो जाएगा। और जो मैं बार बार कहता हूँ आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है, उसको हम लोग जो है वो आज पकड़ सकेंगे, उसके बारे में बात कर सकेंगे। क्लियर है दोस्तों? सो रेडी? तैयार हैं? और आज मैं अपनी पूरी क्लास का एक विहंगावलोकन करूंगा कि इस साल जिन्होंने रैंक निकाली उनके पास ऐसी क्या चीज़ थी जो उन्होंने अभी तक किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं बताई है। जानना चाहोगे वो चीज़ें, कैसे वो अपने आप को सामान्य कंडीशन से निकाल कर कैसे वो टॉपर बने, या कैसे उन्होंने रैंक निकाली, कैसे उन्होंने इतिहास रचा। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जो मेरी पूरी क्लास की श्रृंखला है वो आपको बहुत मदद करने वाली है। लेकिन शर्त ये है कि कोई भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। वो सभी चीज़ें जो आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रेडी? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मेरी आज की जो स्टडी है जिसको हम लोग ने नाम दिया है ब्रेकफास्ट स्टडीज, वहाँ पर मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो स्टूडेंट होता है वो अपने माइंड सेट के साथ बदलाव करता है। और मेरी जो क्लास है हाउ टू बिकम अ सुपर स्टूडेंट, एक सुपर स्टूडेंट कैसे बने या अपने आप को कैसे एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में कन्वर्ट करें जहाँ पर आपके समाज के अवरोध, जहाँ पर आपके आसपास के कंस्ट्रेंट, आपका समय कम होना, ये सभी बाधाएं आपको रोक ना सकें और आप लबासना का जो ड्रीम देखते हैं वहाँ तक पहुँच सकें। मैं अब बात करने जा रहा हूँ 15 सीक्रेट्स जो टॉपर आपको नहीं बताते हैं। यानी वो ये बात करते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता था, मैं फलाने बुक को इतनी बार पढ़ता था, मैं इतनी बुक्स को पढ़ता था, लेकिन एक्चुअली में माइक्रो लेवल पे जो उनके सीक्रेट्स हैं वो आपको अभी तक यूट्यूब पे देखने को नहीं मिले होंगे। मैं उन सीक्रेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां जिसको आप सीख कर बैलेंस करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। लगातार मेरे साथ भी कॉन्सेप्टर में नए नए बच्चे जुड़े और उन्होंने तमाम मुझसे जो है वो चीज़ें पूछी, जानी। मुझे लगा अब यही सही मौका है उनके साथ बात करने और उनको बताने का। जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी, और जो जुड़ेंगे वो भी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स के जो ट्रेड्स हैं, यानी करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, और जो इस बार एग्जाम के लिए पूरे साल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने जा रहा हूँ। सो आज हमारा टाइटल है 15 सीक्रेट्स जो टॉपर आपको नहीं बताते, जिनके बारे में आपको सही जानकारियां नहीं पता होती हैं। ये अगर आपने किसी वीडियो में सुना होगा तो केवल ऊपर ऊपर की बातें होती हैं, अंदर उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके बारे में बातचीत आपसे नहीं हो पाती। और मेरे ख्याल से आप सभी उत्सुक होंगे उन सीक्रेट्स को जानने के लिए जो वाकई में आपकी सक्सेस का बेस बन सकती है, आपकी सक्सेस का आधार बन सकती हैं, और आप भी जो है वो सक्सेसफुल होकर फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल सकते हैं। रेडी हैं आप? पेन और पेपर मुझे आपका चाहिए, क्योंकि ये डिस्कशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप मैं जो है चलता रहूँगा। राइट, तो आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कि अब चीज़ें कैसे होने जा रही हमारी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट। उन सीक्रेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 15 सीक्रेट्स जो टॉपर्स आपको नहीं बताते, और अगर आप आईएएस का व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो ये 15 सीक्रेट्स आपको अपनी पढ़ाई में लेकर आने पड़ेंगे। राइट, तो चलिए 15 सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी क्लासेस में लगातार जो ये सीरीज चलेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्हें आपको अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करना है। साथ ही साथ डेली मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता जाऊंगा, जहाँ आप न्यूज़पेपर के साथ जो खबरें आ रही हैं कैसे स्टैटोडायनेमिक मेथड में उसको डेवलप किया जा सकता है, ये भी आपको बहुत मदद करेगा। यानी एक न्यूज़पेपर में आपको उसका स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन दोनों बैलेंस करके अपने नोट डाउन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो चलिए हम समझते हैं कि वो कौन से 15 सीक्रेट्स हैं जो वास्तव में आपको एक आईएएस की तैयारी में एक सुपर स्टूडेंट, एक विजेता के रूप में, एक टॉपर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप ये 15 सीक्रेट सीखते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे जाने में बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। रेडी? तो अब हम समझते हैं कि सुपर स्टूडेंट बनने की प्रक्रिया में हमारा पहला स्टेप क्या है, जिसके बारे में अक्सर मैं बात करता रहता हूं और कई बार आप सुन के भी वो चीज नहीं कर पाते हैं। यहां पर मेरे 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 लिखो, पहला नंबर लिखते जाओ ताकि आपको याद रहे, और अगर मैं कहीं भूलूं तो आप मुझसे कहें कि मुझे सर ये चीजें और भी अच्छे तरीके से समझनी है। चलिए, और ये जो मेरे 15 स्टेप्स हैं वाकई में अगर आप इनको फॉलो कर ले जाते, इट टेक सम टाइम, इसको समय लगेगा, ये एक दिन में सीखी जाने वाली चीजें नहीं है, लेकिन अगर आप इनको सीख जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी चैलेंज में अगर आप हों,
तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और हाउ टू मेक गोल्स, यानी सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने गोल्स कैसे तय किए जाते हैं। जब मैं गोल्स की बात करता हूं तो आप क्या समझते हैं? हाउ टू मेक गोल्स लिखो, अपने लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। आपको लगता होगा कि आपने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आपने सिंपली कहा कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं। आप ये भी कहते हैं कि सर मैं 2023 में आईएएस बनना चाहता हूं, आप यही तो मुझसे कहते हैं। और आपको लगता है कि 2023 में या 2024 में या 2022 में अगर आप आईएएस बनने का गोल रखते हैं तो ये आपका गोल है। बिल्कुल गलत। जब आप गोल्स बनाने की तरफ आते हैं तो आपको माइक्रो लेवल पे तैयारी करनी होती है। गोल्स का मतलब ये नहीं होता है, गोल्स ये जो आप कह रहे हैं ये प्रोक्लेमेशन है। आप सबसे बड़ी बात गोल और प्रोक्लेमेशन का बीच का अंतर नहीं समझते। यानी उद्घोषणा करना कि सर मुझे 2023 या 2024 में आईएएस बनना है, और आपको लगता है कि आपने जो उद्घोषणा कर दी वही आपका गोल है। बिल्कुल गलत। यहां पर जो गोल शब्द होता है वो माइक्रो लेवल एनालिसिस पे होता है। आपको ये तक तैयार करना होगा कि मुझे क्या टाइम टेबल मेरा होना चाहिए, कितने लोगों से मुझे सहायता लेनी होगी, कौन सी बुक मुझे पढ़नी होगी, कौन से मटेरियल की तरफ मुझे जाना होगा। इसको माइक्रो लेवल यानी सूक्ष्म स्तर पर जब हम निर्धारण करते हैं तब जाकर हमारे गोल्स तैयार होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो लेवल एनालिसिस। आप उद्घोषणा को अपना गोल कह लेते हैं। सबसे बड़ी गलती आपसे ये हो जाती है कि आप एक उद्घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन को आप अपना गोल मान लेते हैं। गोल का मतलब होता है टू प्लान, हाउ टू अचीव द गोल्स। सबसे बड़ा अंतर आपको यही नहीं पता होगा कि गोल्स के कम से कम 9 से 10 स्टेप होते हैं। वो 9 से 10 स्टेप फॉलो करने के बाद ही आप गोल्स तक पहुंच पाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन, थिंक बिग एंड प्लान परफेक्टली। सबसे बड़ी बात कि आप में से बहुत से लोग छोटा सोचना शुरू कर देते हैं। अरे सर आईएएस बहुत कठिन है, मुझे बताना हाँ या ना। सर आईएएस बहुत कठिन है, पापा कह रहे थे पहले कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो फिर आईएएस की तैयारी करना। और आप जो है वो क्या होता है, पहले समाज के दबाव में, अपने आसपास के लोगों के दबाव में, या सुरक्षा की खुद के अंदर विश्वास नहीं होता, आप सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ढूंढते हैं। सर पता नहीं यूपीएससी में नहीं हुआ तो, सर केवल 700 लोगों को बुलाया गया तो, इसके बाद आप बहुत ढेर सारा तो करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आप छोटे छोटे गोल्स बना लेते हैं, आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और आप बड़ा सोचने से डरने लगते हैं। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट मुझे चेंज करना है कि कम से कम बड़ा सोचो। और आपके दिमाग के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बड़ा जरूरी होता है कि जितना हम सोचते हैं उतना कभी हमें अचीव नहीं होता। तो थिंक बिग का मतलब पूरी दुनिया में जाने कितनी इस पर किताबें लिखी गई हैं, जाने कितने लोगों ने अपना मोटिवेशन लेक्चर दिया है कि क्यों वो थिंक बिग करते हैं कि अगर हम 20% लेस भी या 30% लेस भी अचीव करें तो भी हमारा बड़ा गोल हमें प्राप्त हो जाए। और क्यों हमारे दिमाग के अंदर बेसल गैंग्लिया से लेकर हमारे दिमाग में तमाम ऐसे सिस्टम होते हैं जो बड़ा सोचने के हिसाब से अपने जो है वो डायमेंशंस को बड़ा करना शुरू कर देते हैं। हमारी ब्रेन कैपेसिटी इसी हिसाब से बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर हम छोटे गोल्स बनाएंगे, हम छोटे लक्ष्य बनाएंगे, जीवन में सपने छोटे देखेंगे तो हमारा दिमाग भी उतना कंफर्ट जोन में चला जाता है। और जब हम उसको थोड़ा सा परेशान करते हैं, हम उसको थोड़ा सा फियर देते हैं, हम उसके ऊपर दबाव डालते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी को भी क्या करता है, बढ़ाना शुरू कर देता है। दिमाग बहुत ही वियर्ड तरीके से काम करता है। हम जिस दिन दिमाग के मैकेनिज्म को समझना शुरू कर देंगे उस दिन हमें लगेगा कि सारी शक्तियां तो यहां पर इस 250 ग्राम के अंदर निर्धारित है। तो इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीजें मैं आपको बता सकूं और आपको पढ़ा सकूं कि आपको ये चीजें कैसे करनी है। लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करते हैं हम लोग आगे। बिलीव इन योरसेल्फ। अक्सर आपको हफ्ते में एक आध बार तो डाउट होता होगा, क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मैं ये अचीव कर पाऊंगा, क्या मुझसे पास होगा। जैसे अभी बच्ची ने कहा कि मन भटक रहा है। मन भटकने का मतलब है कि आपका गोल के साथ आपका दिमाग स्टिक नहीं है। तो पहली चीज मैं ये मैकेनिज्म सिखाऊंगा कि गोल्स बनाते कैसे हैं, उद्घोषणा और गोल के बीच का अंतर क्या होता है, क्यों हमें अपने दिमाग को समझते हुए बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए और कैसे हमें अपनी ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ानी है, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ानी चाहिए। तो डेफिनेटली आप इसमें जरूर समझ पाओगे कि कैसे अगर हम अपने एक दिन को नर्चर करते हैं तो कैसे हम बड़ा सोच पाते हैं। और आप देखेंगे कि आपके दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं। इसमें पिछले मैं 1 महीने से अपने ऊपर इतने प्रयोग कर रहा हूं और जहां पर दिमाग की अवस्थाओं को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग कैसे गेम खेलता है, हम क्या सोचते हैं और एक्चुअली में दिमाग कैसे बिहेव करता है। ये समझ जाओगे तो पूरे दिन को आप मॉनिटर करना शुरू कर दोगे। और अपने अंदर विश्वास कैसे किया जाए, ज्यादातर हमें पता नहीं होता, लेकिन हम निगेटिव पावर्स अपने दिमाग को भेजते रहते हैं, निगेटिव थॉट्स भेजते रहते हैं। हम दिमाग को बताते रहते हैं कि कल तुम मेरे डर को सत्य करके दिखा दो। यही कारण है कि यूपीएससी के ही रिजल्ट में ढेर सारे लोग डर के मारे प्री एग्जाम देने नहीं जाते। आपने खुद देखा
कि मात्र 4 लाख लोगों ने एग्जाम दिया इस बार प्री का जो रिजल्ट आया। तो इस तरह से हमेशा आपको यह डर देखने को मिलेगा। तो इस डर से कैसे निकलना और कैसे खुद पर विश्वास करना है कि भीड़ बहुत कम है, ये ढेर सारे लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं वो डरे हुए लोग हैं, और हमें इन डरे हुए लोगों से कैसे आगे निकलना है, ये पहला मेरा लक्ष्य होगा। तो पहली चीज जो होती है, जहां पर सभी टॉपर्स अपने आप को फर्म करके रखते हैं और इस पूरी भीड़ में लाखों की भीड़ में वो कैसे एक हीरो के रूप में अलग हो जाते हैं, उनके बीच में सबसे पहला जो अंतर शुरू होता है वो मेरा फर्स्ट जो आपको सिखाना है वो कैसे आपको गोल्स तैयार करने हैं। प्रोक्लेमेशन नहीं, जो आप लिखते हैं ना फलनवा आईएएस ढेकनवा आईएएस, नहीं, गोल्स कैसे तैयार करने हैं, कैसे बड़ा सोचना है, कैसे उसको प्लान करना है और कैसे खुद में विश्वास करना सीखना है। ये लड़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा है और ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते हैं, राइट। और बिलीव नहीं कर पाते खुद में, क्योंकि बिलीव स्कैटर्ड नहीं होता, बिलीव टूटता नहीं है, बिलीव उस मजबूत स्तंभ की तरह है। अगर हर हफ्ते तुम खुद पे डाउट कर रहे हो तो इसका मतलब तुम बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तुम एजम्पशंस कर रहे हो। मेरे शब्दों के अंतर को समझने की कोशिश करना, तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम बहुत विश्वासी हो लेकिन तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट वन, तो ये आप सीखेंगे। दूसरा, हाउ वे टू क्रिएट क्यूरोसिटी। पढ़ाई की शुरुआत कैसे होती है? आप जब क्लास में जाते हो तो क्या करते हो? आप प्रश्न पूछते हो, राइट। प्रश्न पूछते हो, सर ये क्या चीज होता है, सर मुझे क्यों आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, क्यों भूगोल पढ़ा रहे हैं, भूगोल में मॉडर्न इंडिया क्या है, गांधी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया। आप इस तरह के प्रश्न पूछते हो। संसार में नियम है, जब छोटा बच्चा, तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आपके घरों में भी होंगे, आसपास होंगे, वो प्रश्न बहुत पूछते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस। जैसे वो बोलना शुरू करते हैं उनके प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। वो सूरज क्यों चमक रहा है, वो चांद क्यों चमक रहा है, उनके प्रश्न होते हैं। यानी कि जब वो बच्चा इस संसार में आया तो उसे संसार का कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का पहला तरीका क्या है? बी क्यूरियस, आपके प्रश्न होने चाहिए। पर जब यूपीएससी में बात करते हैं तो क्या होता है, मैं खुद जब क्लासेस में होता हूं और बहुत सी अनट्रेंड बच्चे हमारे पास आते हैं, तो उसमें भी जो अप्रशिक्षित बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि ढेर सारे बेवजह, जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा था और मैं बहुत डिस्कशन चल रही थी हिस्ट्री पे, कैसे जो है वो उस समय के जो शहर थे, उस समय के कस्बे थे, उस समय के कस्बे और शहर जो है वो कितने गहराई से हमारी सांस्कृतिक पहचानों को जोड़ते हैं, क्यों हमें कला संस्कृत पढ़ाई जाती है। अच्छा, जब मैं डिबेट में था तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस डेप्थ में था। उसी में से एक दो बच्चे पूछ रहे हैं, सर वो नोट्स कैसे बनाएं। उसी में कोई बच्चा पूछने लगा, सर वो अंग्रेजी हमारी बहुत कमजोर है। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूं इतिहास, मैं पढ़ा रहा हूं आर्ट एंड कल्चर, वहां पर वो मुझसे पूछ रहे हैं, सर अंग्रेजी बहुत वीक है, इसको कैसे ठीक करें। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अभी क्लास की डिबेट के साथ नहीं हो, आप प्रश्न पूछ रहे हो। तो यहां मुझे यह सिखाना है कि प्रश्नों को सही तरीके से कैसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पूरी कहानी को समझूं, बड़े ध्यान से समझना, कि अगर आप प्रश्न नहीं पूछते हो, टीचर जो लिखा दे रहा है उसको रट ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जो है रॉट लर्निंग कर रहे हो, आप एक जो है वो बनी बनाई चीजों को सीख रहे हो। लेकिन अगर आप क्यूरियस हो तो क्यूरोसिटी क्या होती है? क्यूरोसिटी प्रश्न पूछने से भी बड़ी होती है। क्यूरोसिटी का मतलब होता है जब आप सड़क पे जा रहे होगे, अपने कोचिंग की तरफ निकल रहे होगे, कहीं घूमने जा रहे होगे, आपका दिमाग हर परिस्थिति को चेक कर रहा होगा। एक क्यूरियस स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो सड़क पे खड़ी भीड़ को देखता है कि इतनी भीड़ क्यों है, इतना पॉपुलेशन क्यों है, इतना जो है वो प्रदूषण क्यों हो रहा है, इतना ट्रैफिक व्यवस्था हमारी हिली हुई क्यों है, इतने वृक्ष क्यों काटे जा रहे हैं, इतनी सड़कें क्यों बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, ये सड़कें कहां तक बनेंगी, संसार के पास कितने संसाधन है। वो क्या होता है, वो अपने आसपास से प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। वो जब देखता है कि भीड़ में लोग जा रहे हैं और किस तरह से अर्बन सेंटर्स पे किस तरह से भीड़ बनी हुई, तो वो ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या सभी लोग शहरों में पैदा हुए होंगे। उसका जवाब मिलता है कि नहीं, गांव से आए हैं। तो गांव से लोग शहर क्यों आ रहे हैं, गांव में ही क्यों नहीं रुक रहे हैं, क्या वहां रोजगार के तंत्र नहीं है। तो आप जब प्रश्न पूछना शुरू कर देते हो, आप जब क्यूरियस होते हो, तो आपकी किताबें आपके आसपास पहुंच जाती हैं। जब आप मुझे पढ़ाते हुए देखते हो तो आपको अंदाजा होता है कि मैं आपके जीवन से जोड़कर आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक सेगमेंट होता है, मैं कहीं भी आता जाता हूं तो मुझे मेरा सिलेबस, मुझे मेरा कोर्स, मुझे हर जगह दिखता है कि मैं ये स्टूडेंट को इसके बारे में बता सकता हूं, इसके बारे में बता सकता हूं, और उनके जीवन से ही जोड़कर उन्हें पढ़ाना शुरू कर देता हूं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यूपीएससी में अपने 24 घंटे को हर दिन को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो ये वो टाइम नहीं होगा जो आप सिर्फ मेज पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं। ये वो भी टाइम होगा जहां पर आप हर समय अपने सिलेबस, अपनी रिक्वायरमेंट, यूपीएससी क्या पूछना चाहता है, उनको अपने समाज, अपने माहौल, अपने मोहल्ले, आसपास हर जगह जोड़ देंगे। आप उस व्यक्ति को भी जो आपके घर में आया हुआ रिश्तेदार, जो आज आपको जो है टॉन्ट कर रहा है, जो आपको टॉन्च कर रहा है कि भैया उसको आपको कड़वे वचन बोल रहा है, उसमें भी आप चीजें निकाल लेंगे। अच्छा, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की मान्यताएं रखते हैं। आप एग्जाम्पल में जाएंगे और एग्जाम्पल में उसको डाल देंगे कि हाँ, हमारे समाज में रूढ़िवादी सोच और परंपरावादी सोच कितनी गहरी है। और जब आप
सामाजिक परिवर्तन हो, उनकी बातें सुनेंगे, उसमें महिलाओं के बारे में वो बात कर रहे होंगे, अरे नहीं औरतों को थोड़े ना बाहर निकलना चाहिए, औरतों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो आपके दिमाग में वो जो आ जाएगा पैट्रियार्कल माइंडसेट क्या होती है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या होती है। तो जिस समय मैं आपको ये सिखा दूंगा अपने माइंड को आप मैग्नेट कैसे बना लो। क्यूरोसिटी का मतलब होता है दिमाग क्या हो जाता है, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। और मैग्नेट क्या काम करता है, लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आपका दिमाग चारों तरफ जो चीजें चल रही होंगी, जो लोग बोल रहे हैं, कुछ भी आपके लिए फालतू नहीं रह जाएगा। फिर आपको पता चलेगा इसमें से मुझे क्या निकाल लेना है, मेरा यूपीएससी इसमें से क्या चीज पूछेगा, मैं एग्जाम में क्या एग्जाम्पल दूंगा, खटाक से आप वहां से खींच लेंगे। और जिस समय आपके अंदर ये पावर आ जाएगी, उस समय आपकी हर समय पढ़ाई होगी। जब आपको घर के काम के लिए भेजा जाएगा बाजार ना, तो वहां पर भी आपका दिमाग होगा, अच्छा पिछले हफ्ते टमाटर लेने आए थे, टमाटर कितने रुपए किलो था, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्या इस समय मौसम की वजह से टमाटर की आपूर्ति बाधित है, तो क्या हमारा जो ये टमाटर आ रहा है, ये आपूर्ति श्रृंखला डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग हमारे पेपर का हिस्सा है, क्या इसका पार्ट है, क्या इसमें ऐसा तो नहीं कि बीच में बिचौलिए महंगाई को बढ़ा रहे हैं, या किसानों के द्वारा जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम होती चली जा रही है, क्या प्रोडक्शन में मौसम का बड़ा हाथ है, मान लो बरसात का मौसम है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित है, कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है, तो क्या उसकी वजह से जहां से ये टमाटर आ रहे हैं वहां पे आपूर्ति श्रृंखला यानी जो है वो सप्लाई मैकेनिज्म बाधित है। महंगाई किस प्रकार की है, इसको हम लोग कंज्यूमर इंडेक्स में लेकर जा सकते हैं, या अगर हम इसको थोक मूल्य में लेकर जा सकते हैं। अब आपका प्रश्न जो है पूछने का तरीका बदल जाएगा। अब सिर्फ आप टमाटर जो है वो खरीदते समय मोबाइल पे चैट नहीं कर रहे होंगे, और क्या हाल चाल है, अरे यार मम्मी ने टमाटर लेने भेज दिया, पढ़ने नहीं दे रही हैं। अब आपका टमाटर का खरीदना एक्चुअली में जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि कैसे मेरे आसपास ही पढ़ाई के तंत्र विकसित हुए हैं, और जिस दिन आप आएंगे आपको पता है कि कंज्यूमर इंडेक्स, जो हेड काउंट रेशियो, अगर थोक मूल्य सूचकांक, आपूर्ति श्रृंखला, अप स्ट्रीमिंग, डाउन स्ट्रीमिंग, सब कुछ आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो जब आप, जैसे मैं सुबह सिलेबस एनालिसिस की क्लास ले रहा हूं, जब आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे तो आपका टमाटर लेने जाना, दूध लेने जाना, उसमें महंगाई होना, हर समय आपका दिमाग विचारशील होना शुरू हो जाएगा, और यकीन मानिए उस समय आपको पढ़ाई मिलना शुरू हो जाएगा। और आप मुझे बताइए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, क्या मैंने अभी टमाटर से रिलेटेड जो आपको शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, आपने वो प्रश्न देखे या नहीं देखे? मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा तो आपको ये प्रश्न दिखाई पड़े होंगे डेफिनेटली। शुरुआत में इसमें दिक्कत होती है, लेकिन बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, और जब आप आदत बन जाएगी तो हर समय आप पढ़ाई कर रहे होंगे, हर चीज आपकी पढ़ने की वस्तु बन जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं जब पढ़ने बैठूंगा, विपिन चंद्रा खोलूंगा, तभी जो है मेरी पढ़ाई शुरू होगी ना, आप हर समय पढ़ रहे होंगे। और जो आदमी हर समय पढ़ रहा होगा, जो प्रश्न पूछ रहा होगा और प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहा होगा, घर आया तुरंत देखें कि ये है कौन सी महंगाई है, ये थोक मूल्य है या खुदरा है, मैं तो खुदरा का हिस्सा हूं, मैं तो बाजार से लेने गया हूं, तो आपका दिमाग तुरंत आएगा। आपने तुरंत इंटरनेट पे डाला या तुरंत जो है क्वेश्चन पूछना शुरू किया, आपको जवाब मिलना शुरू, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन वैसे मिलेंगे। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम बड़ा अजीब तरह का एग्जाम है, वो बड़ा सामान्य व्यवहार, उसको जनरल स्टडीज बोलते हैं, सामान्य अध्ययन बोलते हैं। अध्ययन का मतलब होता है जो देख रहे हो उसको कैसे एनालाइज कर पा रहे हो, यही अध्ययन होता है। अध्ययन का मतलब क्या होता है, वो उसने नॉलेज थोड़े ना कहा कि नॉलेज का मतलब बना बनाया आपने ले लिया। अध्ययन का मतलब है कि आप उसमें शामिल हैं। व्हाट इन बाय स्टडीज, व्हाट इन बाय स्टडीज, अध्ययन। आपने देखा ना सिलेबस का नाम क्या है, जनरल स्टडी। जीएस में आप लोग इतना शॉर्ट बोलने लगे, मतलब ही भूल गए जीएस का मतलब क्या होता है। सामान्य का मतलब वो सब कुछ जो मेरे आसपास, और स्टडीज का मतलब जिसको मैं विश्लेषण करके, एनालिसिस करके सीख सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, वही आपका अध्ययन है, वही आपका अध्ययन है। यानी अध्ययन का मतलब मैंने देखा, अच्छा टमाटर महंगा हो गया। अब यूपीएससी कहता है फोकस ऑन दिस, यूपीएससी खुद कहता है, उसने कभी भी नाम सामान्य ज्ञान नहीं रखा, तुम उठा के देख लो कभी भी। ये एसएससी के पेपर में हो सकता है, किसी और पेपर में हो सकता है, यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन नाम दिया उसने। अध्ययन का मतलब है कि जो तुम्हारे सामान्य परिस्थितियां तुम्हारे आसपास हैं, तुम उसको कैसे एनालिसिस करते हो, प्रश्न कैसे पूछते हो, उसको अपने दिमाग तक लेकर कैसे आते हो। एग्जाम में मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा, वो सिलेबस आउट करके बैठा हुआ, तुम ही नहीं पकड़ पा रहे हो कि सिलेबस में क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि आप सीखते कैसे हैं। यूपीएससी इज ऑल अबाउट लर्निंग। आप एनालिसिस कैसे करते हैं, नहीं 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 मैं तो बाहर हूं, मैं सब्जी लेने मम्मी ने भेज दिया, अरे यार बकवास, मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो आप उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको लगता है कि जब मैं पढ़ने की मेज पे बैठूंगा, किताब खोलूंगा तभी सीखूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब कहीं भी जा रहे हैं, अपनी कैंटीन में जा रहे हैं, अपने कॉलेज में जा रहे हैं, एजुकेशन मेथड को देख रहे हैं, आपका दिमाग हमेशा अपने सिलेबस के साथ स्टिक होना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज का माहौल कैसा है, क्या करिकुलम है, कैसी चीजें हो रही हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यही आपका सामान्य अध्ययन होता है, राइट। यानी मैं आपको सेकंड सिखाऊंगा, और ये टॉपर्स की बड़ी खास निशानी होती है। जो लोग
टॉप रैंक में आते हैं, वो बड़े क्यूरियस होते हैं, मैंने देखा है, वो अपने आसपास से सीखने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ रट्टू तोता नहीं होते। अगर रट्टू तोता होते तो आज जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन हैं वहां के सारे गोल्ड मेडलिस्ट को यूपीएससी बोला था आओ यार सीधे आईएएस बन जाओ, तुम तो टॉपर हो ही। लेकिन सबके लिए एग्जाम रखा गया और सबके लिए 3 स्तर का एग्जाम, उनको कोई प्रिविलेज नहीं दिया गया कि तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुम अपने कॉलेज के टॉपर हो, तुम आ जाओ यार सीधे आईएएस बन जाओ, नहीं होता है। उनको भी प्री मेंस इंटरव्यू देना पड़ता है। जो गांव देहात का बच्चा है, जो किसी सामान्य बैकग्राउंड से है, उसको भी सेकंड डिविजनर है, उसको भी वही 3 स्टेज देने पड़ते हैं। तो यूपीएससी कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे कॉलेज से प्राप्त ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। बोला मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, स्वागत है आपका लबासना में, दरवाजे हम खोल के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट इस अंतर को नहीं समझ पाता। स्टूडेंट को लगता है कि ढेर सारी किताब, मुझसे पूछा जाता है सर किताब का नाम बताइए, कितनी किताबें हम पढ़ लें अभी, ठीक है। तो सवाल है कि सिर्फ किताबों की नॉलेज से अगर हो पाता तो किसके पास आज विपिन चंद्रा नहीं है, किसके पास एनसीईआरटी नहीं है, किसके पास न्यूज़पेपर नहीं आ रहा, सबको सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन तुम्हारे दिमाग का फ्रेमवर्क कि क्वेश्चन कैसे पूछना है, किताबों के बाहर कितनी नॉलेज है, कैसे मुझे अध्ययन का तरीका सीखना है, ज्ञान नहीं अध्ययन का तरीका मुझे सीखना है, तो इस प्रोसेस में जब आ जाओगे तो हर समय तुम पढ़ रहे होगे, हर समय तुम पढ़ रहे होगे। और यही मैं चाहता हूं कि हर समय तुम पढ़ना शुरू कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट वन, थर्ड, मास्टर योर टाइम। जितने भी टॉपर से मैं मिला, जितने के इंटरव्यूज लिए मैंने, सभी अपने टाइम मैनेजमेंट के महारथी होते हैं, उनको अपने टाइम पर कंट्रोल होता है। और आप जानते हैं कि आपकी सफलता और असफलता के बीच में तीसरा सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है वो 24 घंटे आपके पास भी हैं। आप में से जिस साल, मान लो 2023 में तुम एग्जाम देने जा रहे हो, इस समय कहीं कोई लड़का जो उस साल का टॉपर बनेगा, जिसकी फोटो तुम देखोगे और उसकी शेयरिंग करोगे, वो भी तुम्हारे इसी समय कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा। बट जब तुम टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट में बहुत कुछ आ जाता है। क्वालिटी ऑफ स्टडीज, स्पीड ऑफ स्टडीज, एक्यूरेसी ऑफ स्टडीज, बहुत कुछ इसमें शामिल होता है। ये उतनी छोटी चीज नहीं है। तो तीसरा जो होता है, मास्टर योर टाइम, अपने समय के मालिक बनना सीखो। हम ज्यादातर समय के गुलाम होते हैं। हम लोग कहते हैं ना हम समय के गुलाम है, कहा जाता है, ठीक है, मूवीज में भी कहा जाता है, डायलॉग में, हम समय के गुलाम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जो यूपीएससी में रैंक लेकर आता है वो अपने टाइम का मास्टर होता है कि ये 1 घंटा या 45 मिनट या आधा घंटा मुझे इसका मास्टर बनना है। और वो माइक्रो एनालिसिस करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। और आप सबको पता होगा कि जो लोग अपने टाइम मैनेजमेंट के मास्टर बन गए, उन टूल्स को समझ गए, जो माइक्रो लेवल पे अपने आधे आधे घंटे को पकड़ना भी सीख गए, वो जानते हैं कि वो सारे लक्ष्य पूरे कर लेंगे। और आपके बीच में ही कोई ना कोई होगा जो इस बात को समझेगा और उस साल का टॉपर बन जाएगा। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस एग्जाम में सफल होने से चूक जाएंगे। और उनके पीछे जो सबसे बड़ा अंतर होगा वो 24 घंटे को वो मैनेज कैसे कर रहे हैं। अगर आप इस बात को मानते हो तो मुझे बताइए कि हाँ सर, हमारे लिए आज जो आप चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, आप टीचर्स के नोट रिवाइज नहीं कर पाते, रिवीजन नहीं कर पाते, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, आपका मन करता है 8 घंटे पढ़ूं, 10 घंटे पढ़ूं, लेकिन आप ऐसे बहुत सी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं। मानते हैं कि ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है? अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो मुझे जरूर बताइए कि हाँ सर, ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो अगली चीज मैं आपको सिखाऊंगा, हाउ टू मास्टर योर टाइम, अपने समय। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ो, टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं। क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस करनी है, एक्यूरेसी कैसे प्रोड्यूस करनी है, अपने आप को अपने टाइम जोन में मोटिवेट कैसे रखना है, ये चीज मुझे आपको यहां सिखानी। और जिस दिन आप जानते हैं कि अगर ये शुरुआत के 3 भी आपने पकड़ लिए तो जनाब आपकी पर्सनालिटी में जो चेंज आएगा वो बिल्कुल ही अलग लेवल का होगा, बिल्कुल अलग लेवल का होगा। इसके बाद चौथी चीज जो टॉपर्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ध्यान से सुनना, ये आपको वीडियोस में नहीं कोई बताएगा, ना सेमिनार्स में बताएगा। ज्यादातर होता है कि मैंने किताब को इतनी बार पढ़ा, मेंस के लिए ऐसे पढ़ा, इंटरव्यू के लिए ऐसे किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो उनके साथ होता है, क्योंकि आप टॉपर्स को सक्सेस होने के बाद देखते हैं, वो हीरो के रूप में आपके सामने आता है, हम उसको टॉपर बनते हुए देखते हैं। हमारे और आप में बस इतना ही फर्क होता है। आप उसको तब देखते हैं जब वो कोई रैंक ले आता है, यूपीएससी की लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके वीडियोस हाईलाइट करके आते हैं, तो हीरो बनने के बाद आप भी चौड़े हो जाना, आप भी बड़ी बड़ी बातें बोला कि 18 घंटे से कम तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हम उसको देखते हैं कि जब वो टॉपर बनने की प्रक्रिया में होता है, जब वो एक सामान्य स्टूडेंट के रूप में हमारे सामने आया होता है, उन्हीं डर के साथ, उन्हीं दिक्कतों के साथ, सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना सर, सर मैं मेहनत करने को तैयार हूं। और वो धीरे धीरे अपने आप को बनाता है, अपना निर्माण करता है, अपने आप को इनरिच करता है, और एक दिन वो सफल लोगों के सामने रूप में आपके सामने आ जाता है, जिसको आप वाव कहते हैं। सर इसकी फोटो ये वाव है। तो ये वाव के लिए, वाव मूवमेंट के लिए आपको कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और मैं यहां वो 15 सीक्रेट्स आपके सामने खोल रहा हूं, लेकिन आपको इसको मेरे साथ सीखना पड़ेगा और मुझे समय देना पड़ेगा।
हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आप जानते हैं ना कि कितने तरह के डिस्ट्रैक्शन आपके सामने। आपका मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। टिंग की आवाज हुई, आप खत्म। एक कॉल आया, खत्म। चाहे किसी के प्रति प्यार, मोहब्बत, आकर्षण, कुछ भी, सब एवरीथिंग इज डिस्ट्रैक्शन। अब बहुत सी पिक्चरें आप देखते होंगे, बहुत सी वेब सीरीज आप देखते होंगे, आप मीम्स शेयर करते हैं, ठीक है, कि मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब प्यार में जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक आईएएस नहीं बनोगे। दुनिया भर की चीजें आप लोग जो है इसके बारे में बात करते हो। एवरीथिंग इज डिस्ट्रैक्शन। वो वेब सीरीज, वो सोशल मीडिया एडिक्शन, वो व्हाट्सएप, वो फेसबुक, वो सब कुछ, वो दोस्त, वो प्रेम प्यार, वो सब कुछ एक तरह से आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम कर सकता है। इट्स अप टू यू कि आप उसे हैंडल कैसे करते हो। सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हें काबू कर लेगा तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तुम उसे काबू करके रखोगे तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो तुम्हारे लिए सूचनाओं के आदान प्रदान का सेगमेंट हो सकता है। किसी के लिए प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर वो एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि दोस्ती का मतलब, प्यार का मतलब एक दूसरे को बनाना है, एक दूसरे को मिटाना नहीं है, एक दूसरे के टाइम को यूटिलाइज करना है, उसको इनहेंस करना है, ना कि एक दूसरे के टाइम को बर्बाद करना है। तो जब तुम्हारी समझ जो होती है वो बहुत कुछ तय करती है। तो मैं यहां आपको सिखाऊंगा हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। यही डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो टाइम मैनेज नहीं करने देता है। जब मैं टाइम मैनेजमेंट टूल्स आपको सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली टाइम मैनेजमेंट टूल्स में कि कैसे आपके सामने जो आपका, जब इसको आप मेरे साथ करोगे तो आपको पता चलेगा, बाप रे, मेरे दिन में कितना बड़ा मेरा डिस्ट्रैक्शन मुझे बर्बाद करता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कैसे आपके दिमाग को भटकाने वाली चीजें, कि भटकाव को कैसे छोड़ें। भटकाव के कई कारण हो सकते हैं। अरे यार, ये एग्जाम टफ है, इस साल नहीं देते हैं, ये भी भटकाव है। क्यों? जब तुम एग्जाम में उतरो तो तुम्हें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो भटकाव को कैसे हम दूर कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो जब टाइम मैनेजमेंट देखोगे, तुम्हें टाइम मैनेज करने क्यों नहीं दे रहा है, तुम पाओगे सबसे बड़ा कारण डिस्ट्रैक्शन है। बहुत सोच समझ के यहां टॉपिक रखा है। तो अब उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें, उस वेब सीरीज को, उस सोशल मीडिया को, उस छोटी छोटी चैट्स को कैसे हम अवॉइड करें। अगर हम इसको अवॉइड कर ले गए तो हम अपना टाइम मैनेज कर जाएंगे, हम मास्टर कर जाएंगे। नेक्स्ट वन, हाउ टू वेक अप अर्ली एंड सेट योर साइकार्डियन साइकिल। पश्चिम भारत में ये बहुत समय से जाना जाता था, लेकिन पश्चिम को, यही भारत की खोज को उन्होंने दुनिया के सामने रखा और नोबेल प्राइज ले गए। साइकार्डियन साइकिल हमारा एक चक्र होता है जो हमारे जागने और सोने को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। तो हाउ टू वेक अप अर्ली, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ बहुत से बच्चों ने कहा कि सर मैं जॉब में हूं, सर हाउसवाइफ हूं, सर कॉलेज जाना होता है, और फलाने फलाने बहुत टेंशन होती है, घर के काम देखने पड़ते हैं। तो लगातार वो और मुझसे पूछते थे, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब जॉब वाले टाइम मैनेज कैसे करें, कॉलेज वाले टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, नौकरी वाले टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हाउसवाइफ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। बहुत से प्रश्न आ रहे थे। जब मैंने इन सभी का कॉमन एक निकाला, इन सबको उनके हिसाब से बताया, तो मुझे एक समय पता चला कि आज का जो सेगमेंट है, आज की डेट में जो सैटेलाइट पिक्चर्स ली गई, बहुत देर रात तक हमारी लाइट जलती हैं, घरों की सैटेलाइट से पिक्चर ली गई, तो हम ज्यादातर समय अगर हम बत्ती बंद भी कर लें तो हमारी मोबाइल की लाइट जलती रहती है। थोड़ी देर चैट कर लें, थोड़ी सी अपनी बात कह लें, बहुत देर तक हम जग जाते हैं कई बार। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आज के समय में जो ज्यादातर विश्व है, जिस तरह से शोर शराबा, नॉइज लेवल जब तक कम नहीं होगा तब तक आप सो नहीं सकते हैं। जब तक लाइट, अब आज की डेट में बहुत देर तक लाइट्स जलने लगी हैं, बहुत देर तक हमारा नॉइज पॉल्यूशन, लोगों की गाड़ियों का पॉल्यूशन, ध्वनि जो है प्रदूषण, वो फैलने लगा है। ये बड़ा एक साइंटिफिक फैक्टर है। तो आज की डेट में लोग रात में देर तक जगने लगे। लेकिन अगर आप कभी भी किसी दिन सुबह उठ के चले जाओ तो देखोगे सड़कें एकदम सन्नाटे में। रात में 10-11 बजे तक तुम्हें सड़कों पे भीड़ दिखाई पड़ेगी, लेकिन सुबह अगर 5 या 6 बजे चले जाओ तो तुम्हें सड़कें बड़ी सूनी सूनी दिखाई पड़ेंगी। नॉइज लेवल बहुत कम होता है, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर, यानी कि अगर आपका डिस्टर्बेंस, कोई सुबह आपको 4 बजे उठ के मैसेज बहुत कम कोई करेगा, हाय हेलो गुड मॉर्निंग मैसेज 8 बजे के बाद शुरू होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं सुबह से उठकर, चाहे मैं नौकरी पर जा रहा हूं, चाहे मुझे घर के काम करने हैं, बच्चों के उठने के बाद उनको नाश्ता पानी देना है, ठीक है, या मुझे कॉलेज के लिए निकलना है, सब कुछ ये 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद शुरू होता है। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर अपने 3 से 4 घंटे ऐसे जो पीसफुल है, नॉइज लेवल कम है, रोशनी का प्रसार कम है, साइकार्डियन साइकिल नेचुरल, ये सूर्य के हिसाब से चलती है, साइकार्डियन साइकिल सूर्य के हिसाब से चलती है। अगर आप उस समय एनर्जेटिक होकर, क्लीन होकर, अपने आप को, बॉडी को रेस्ट देकर, बॉडी को रिपेयरिंग नहीं करनी है, बॉडी रिपेयर हो चुकी रात भर में और वो मैक्सिमम आउटपुट आपको दे रही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑप्टिमम है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, आप जो है सोच समझ पा रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप जाते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात, दिन की शुरुआत में चिंताएं अगर हमारे सर पे आ गई, यार आज हम नहीं पढ़ पाए, यार आज बॉस से जगजग हो गई, घर में कोई काम पड़ गया, फंक्शन हो गया, अब रात में आप पढ़ने बैठे, थकान लग रही, उबासी आ रही, नींद आ रही है, दिन में किसी ने कुछ बोल दिया, उठ पटांग सा दिमाग में चल रहा है, तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो।
और ऐसी कंडीशन में अगर सुबह के 3-4 घंटे आपने पढ़ लिया, यस, आप कभी भी करके देखिए, जब सुबह के 3-4 घंटे आपने अच्छे से पढ़ लिया तो दिन आपका कितना जोश में होता है, हर चीज आपको खुश खुश सी लगती है, अरे मेरे टारगेट्स पूरे हो गए। तो वहां पे टारगेट्स पूरे हो गए तो दिन में भी आपको कैंटीन में भी बैठे हो या कोई भी टाइम मिला, लाओ चलो 5 मिनट 10 मिनट रिवाइज कर लें जो मैंने पढ़ा था, आप देखते हैं कि आपको कितनी खुशी और कितना उल्लास महसूस होता है। तो ये चीज है कि जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सुबह उठ सकते हैं। जरूरी नहीं कि रात में जो पढ़ा वो गलत है, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं उनके जिनके लिए दिक्कतें हैं, जिनको टाइम उतना प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, जो अपने कई ऐसे बच्चे हैं जो खाली पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आसपास शोर रहता है। आपने देखा होगा जब आप हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो आसपास वाले रात में डेक बजा रहे हैं, सुबह नहीं बजाते, सुबह 4 बजे उठ के कोई नहीं जो है गाना बजा रहा होता है, ठीक है। सुबह उठा भी तो बेचारा धीरे धीरे भजन ही बजा लेगा, कोई किसी को सुबह शोर पसंद ही नहीं है, क्योंकि हमारा नेचुरल साइकार्डियन साइकिल हमारी जो है वो हेल्प नहीं करती है। तो आप सुबह उठ के फर्स्ट क्लास अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, और जिसका आप लिख लीजिए, आप सुबह के 3 घंटे आपने सेट कर लिए, पूरा दिन आपका अपने आप सेट हो जाएगा, रिमेनिंग जितने 21 घंटे वो अपने आप सेट होंगे, यानी मैक्सिमाइज योर टाइम। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 3 घंटे 4 घंटे में आउटपुट आप 5 घंटे 6 घंटे के बराबर निकाल सकते हैं। और जब आप मैक्सिमम आउटपुट निकालना शुरू कर देंगे, आप कंपटीशन में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। कोई है हमारा स्टूडेंट जो सुबह जल्दी उठकर एकांत भाव से पढ़ता है, ये नहीं कि फोन ऑन कर लिया, उसको पहले से रात में पता होता है कि सुबह के मेरे टारगेट्स क्या हैं? कोई है? एनीबॉडी जो सुबह उठ के 2 से 3 घंटे फोकस होकर, उसको पहले से पता होता है कि मुझे कल सुबह उठ के, ये नहीं कि यार क्या पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, जो बहुत फोकस होकर बैठता है कि मुझे पहले से पता है कि मुझे क्या करना है। कोई है मेरा स्टूडेंट? जैसे एक ने लिखा नाइट स्टडी में अलग ही फीलिंग होती, कोई भी बुराई नहीं है नाइट स्टडी में, कोई बुराई ही नहीं है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं उनके लिए जिनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुड। नेक्स्ट वन, आप लोगों ने देखा होगा, टॉपर्स ने कहा, अभी आपने सेकंड टॉपर का इंटरव्यू देखा होगा, उसने कहा कि मैं पहले 8 से 10 घंटे पढ़ती थी, उसके बाद एग्जाम टाइम में मैंने उसको बढ़ाकर 12 घंटे तक कर दिया। पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटरव्यू सेकंड टॉपर का, राइट। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, कैसे जो है लॉन्ग आवर्स में हमें पढ़ाई करनी है, तो आप चाहते हैं कि आपने सेकंड टॉपर का देखा होगा, सेकंड टॉप आई थी तो जो है उसने पढ़ाई शुरू की और 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ती थी। 8 से 10 घंटे, किसी दिन टाइम टेबल बना के देखना कि 8 घंटे तुमने जो है 10 घंटे कब लास्ट टाइम टच किया था, तो तुमने देखा होगा वहां पर सिंपल सा आपके अंदर भी चाहत होती है, विश होती है, यार मुझे भी 8 से 10 घंटे पढ़ना है रेगुलर, तो 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, 8 घंटे मुझे रेगुलर। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते होगे तो 5-6 घंटे बाद, हाय दैया सर, किसी दिन खींच खांच के 8 घंटे पढ़ लिया तो अगले दिन आप रेस्ट मांगते हो, ठीक है, अगले दिन शरीर टूटता है, बोले बोर हो गए, या 2-3 दिन किसी तरह खींच खांच के मोटिवेशन पढ़ वढ़ के देख के वीडियो देख देख के घुस भी गए, तो चौथे दिन तो बोर हो गए, अरे यार जाओ यार थोड़ा ब्रेक, बहुत जरूर, कोई दोस्त गलती से भी आके बोल चल यार थोड़ा सा घूम के आते हैं, अरे बस भैया यही सुनने के लिए तो हम बैठे हुए थे, कोई बोल तो दे कि चल घूम के आते हैं। लेकिन हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, इट मस्ट बी योर हैबिट, ये तुम्हारी आदत होनी चाहिए। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक शुरुआत करते हुए, आप अगर आज 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको 8 घंटे 9 घंटे तक आसानी से लेकर जा सकता हूं, बिना थके हुए, बिना बोर हुए, अपनी बॉडी में क्रैम्प लाए बिना। आप कैसे छोटे छोटे चंक्स बनाकर अपने माइंड को किस तरह से फोकस करते हुए, उसको आदेश देते हुए कैसे आप लंबे समय में 8-10 घंटे बिना थके पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि सिलेबस इतना बड़ा है, बाकी सारी चीजें एक तरफ, अगर आप डेली उतना नहीं पढ़ते हो और उतना नहीं पढ़ पाते हो तो कभी भी आप टारगेट्स पूरे ही नहीं कर पाओगे, और जब आप टारगेट्स ही पूरे नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सिलेबस छूट जाएगा और आप एग्जाम में उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। अब टॉपर आपको बताते हैं, जैसे सेकंड टॉपर ने कहा कि हम सर 8 से 10 घंटे पढ़ते थे और बाद में 12 घंटे हम पढ़ने लगे थे, ठीक है। अब जरा देखो, लेकिन हमारे कई स्टूडेंट हैं, ऐसी बात नहीं है, जो 12 घंटे बैठे रहते हैं, पढ़ते नहीं, बैठे रहते, किताब सामने खुली होती है, हाइलाइटर हाथ में होता है, हर पन्ने को रंग डालते हैं, 4-6 कलर से कर देते हैं। लेकिन टॉपर तुम्हें यह नहीं बताता है कि 12 घंटे या 8 घंटे पढ़कर मैंने क्वालिटी कितनी जनरेट की। यानी जब पढ़ाई हम क्वांटिटी में करते हैं तो हमें यह भी समझना पड़ता है कि हमने जो 8 घंटे वहां कुर्सी पर बिताए वो कितने क्वालिटेटिव हैं, यानी हमने आउटपुट क्या निकाला। क्वालिटी मतलब मैं पढ़ा, मैं किताब के सामने बैठा
और आउटपुट क्या है। मेरा एक स्टूडेंट मेरे सामने आया, एक समय की बात है, मैं जब दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए गया था एक बार, कई तो वही क्या हुआ, कॉपी लेकर बोला मैं सर 10 घंटे नोट्स बनाए। मैंने कहा बाप रे, बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा अच्छा दिखाओ। उसने बड़े खूबसूरत नोट्स बनाए भारत की नदियों के, मैं भूल नहीं पाता हूँ, एकदम चमकीले कलर से नदियाँ बनाई, सहायक नदियाँ बनाई अलग कलर से, और बड़ा मेहनत किया। मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुमने बड़ी मेहनत की। बोला हाँ सर, मैं जब से आप आए हैं मैं बड़ा मोटिवेट हो गया, 10-10 घंटे में नोट्स बना रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि भाई बताओ, गंगा में दाएं तरफ से तुमने जो सहायक नदियाँ उनका क्रम बताओ मुझे। बोला नहीं 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 सर, मैंने सिर्फ नोट्स बनाए, पढ़ा नहीं अभी। अरे मेरी तो आंखें बाहर आ गई। मैंने कहा क्या मतलब है। बोला हाँ, मैंने किताब से देखकर उसको समराइज करके बड़ा खूबसूरत सा नोट्स बनाया, मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ आपके व्यक्तित्व से सर, और मैंने इसको बना लिया है, लेकिन अभी मैंने पढ़ा नहीं कि गंगा के साथ जो है सहायक नदी में दाएं तट से कौन सी आ रही, बाएं तट से। बोला ना 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 सर, इसको मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा तुम्हारे हिसाब से तुम 3 दिन समय लगाया, 30 घंटे का तुमने इन्वेस्टमेंट किया, और तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या लिखा। इससे अच्छा तुम किताब ही उठा लेते। कम से कम तुम्हें यह तो मालूम होता कि गंगा के दाहिने तट से कौन सी नदी आ रही, बाएं तट से कौन सी नदी आ रही है, और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, कम से कम याद ही कर लेते। 30 घंटे में तुम पता नहीं पूरी नदियों का सारा चैप्टर खत्म कर डालते, रादर देन कि उसको तुमने उठाकर रंगीन कलर से तुमने कॉपी में डाला है, और तुम इसको जो है वो कह रहे हो कि अभी मैंने पढ़ा ही नहीं। तो तुम्हारे 30 घंटे तो टोटली वेस्ट हो गए, क्योंकि कॉपी तुम्हें एग्जामिनेशन में ले जाने नहीं देंगे। यूपीएससी वाले इतने बेवकूफ तो नहीं कि भैया तुम इतनी सुंदर कॉपी बनाए तुम लेकर जाओ, और किताब देख के कॉपी देख के तुम जो है नोट्स बना डालो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि व्हेन वी एलोकेट क्वांटिटी वी ऑल्सो एलोकेट क्वालिटी। हमें गुणात्मकता कितनी, मेरा आउटकम क्या आ रहा है, रिजल्ट में मेरे दिमाग में कितनी चीजें जा रही हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट रादर देन कि मेरे नोट्स कितने बड़े हैं, मेरे नोट्स कितने सुंदर हैं, मेरे नोट्स में कितने ज्यादा पन्ने हैं। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर जो है, ये मैंने रियल टाइम देखा, और आप भी जानते होंगे ऐसा होता है कि हम नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, किताबों को मल्टी कलर रंग डालते हैं, लेकिन आउटपुट हमारा क्या आया है, हम कितना सीख पाए हैं, कितने हम डिबेटेबल इश्यूज में एंटर कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी। इसीलिए जब मैंने शुरुआत की ओजांग आईएएस एकेडमी की, तो मुझे बहुत ही रेजिस्टेंस झेलना पड़ा था। ठीक है, बहुत रेजिस्टेंस झेलना पड़ा था। बच्चे आकर कहते थे सर ज्यादा लिखाया करिए, तो ज्यादा जब लिखाएंगे तो ज्यादा बच्चा आपकी इज्जत करेगा, घर जाकर देखता है कि कितना पेज ओजांग सर लिखा रहे हैं, और आप लिखाते बहुत कम है, आप डिबेट बहुत करते हैं, आप डिस्कशन बहुत करते हैं। तो मैंने कहा लेकिन एग्जाम में तो तुम्हारी कॉपी जाएगी नहीं, यूपीएससी वाले ले नहीं जाने देंगे, पीट पीट के तुम्हें अधमरा कर देंगे, वहां पे बाहर ही भगा देंगे गेट से। तो बोला नहीं सर, ये सब नहीं देखा जाता। मैंने कहा लेकिन तुम्हारा दिमाग डिबेट कब करेगा, क्वेश्चन को डोमेन कब क्रिएट करेगा, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से लिंक कैसे करेगा। तो मुझे शुरुआत में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बच्चे आते थे चले जाते थे, इकोनॉमिक लॉस होता था। फिर मैंने डेवलप किया नए नए मेथड, LWMI डेवलप किया, थॉट मैपिंग डेवलप किया, नोट आर्ट डेवलप किया, कि मेरी क्लास के साथ डिस्कशन को आप कैसे लेगा। और मैं हमेशा बोलता था कि मेरा डिस्कशन एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, आप इस पर कोशिश करो कि इसको जो है वो लाने की कोशिश करो। अभी आप देखो हमारे यहाँ उजांकिन अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनको पता होगा, वो कहते हैं कि सर आप पढ़ाते पहले हो छपता बाद में, यानी अखबार में बाद में आता, पहले क्लास में डिस्कशन कर देते हो। तो और वो मुझे बाकायदा हाईलाइट करके भेजते हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर इस तरह से देखिए आपने ये कल पढ़ाया था और ये देखिए अखबार में आ गया, ये सर आपने 3 महीने पहले पढ़ाया था आज जाकर अखबार में छपा है। तो वो अपने आप को लिंक कर पाते हैं, इसी को हम लोग विजडम कहते हैं। यही हमारा जो एनालिसिस पावर होती है वो यही होती है। मुझे इतनी खुशी मिलती है कि देखो स्टूडेंट कितना अवेयर है कि 3 महीने पहले पढ़ाई चीज को वो आज न्यूज़पेपर में आए हुआ उसको अपडेट कर रहा है, वो जीएस पेपर के हिसाब से अपडेट कर रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस तरह से अपडेट करते हैं। तो जब आप क्वांटिटी के साथ क्वालिटी इंक्रीज करना शुरू कर देते हो तो आपका 8 घंटा वर्थ होता है। टॉपर्स कहते हैं तुमसे 8 घंटा में पढ़ा, 10 घंटा में पढ़ा, लेकिन वो ये कैसे बता पाएंगे कि उनकी क्वालिटी क्या रही, पढ़ने में आउटपुट क्या रहा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये क्वालिटीज आपने अपना ली तो टॉपर्स इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते, लेकिन ये सभी उनके अंदर होता है। एग्री करते हो? मुझे बताओ। अगला, जानते हो मैं अभी टॉपर से मिला तो उसमें आपने देखा वीडियो भी मैंने डाली है, मैंने अंजुम की वीडियो डाली, 125th रैंक आईएएस प्रॉपर मिल रहा है उसको। तो आपने देखा कि उसमें कई टॉपर्स ऐसे उन्होंने बताया कि सर हम फुटबॉल खेलते थे। उसने बताया, जब मेरे साथ उसका इंटरव्यू है आप देखेंगे उस पर, तो हम कोई कहता मैं चेस खेलता था, कोई कहता मैं बैडमिंटन खेलता था। वो अपने आप को रिलैक्स करना जानते थे। ठीक है, अगर आप मान लो किसी मशीन को, आप थोड़ी देर अंदाजा लगाओ, किसी मशीन को आप लगातार ऑन कर दो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पंखा ही घर में चलता छोड़ दो, 2-3 दिन चल रहा, वो क्या होगा, उसका बॉल बेयरिंग गर्म होकर वो खत्म हो जाएगा पंखा। या मशीन जो होगी वो क्या हो जाती है, मोटर भी चला के छोड़ दो, थोड़ी देर बाद जल जाती है, कहते हैं मोटर फूक गई। तो घर में जैसे पानी वानी की मोटर अक्सर फूक जाती है, आप जब बंद करना भूल जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा शरीर और हमारा दिमाग भी एक मोटर की तरह है। अगर आप इसको बहुत अब 8-8 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, 8-8 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, या दिन में तुमने 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद तुम्हें थकान महसूस होती है, तो अगर तुम्हें रिलैक्सेशन मेथड्स नहीं पता होंगे, टॉपर कभी किसी वीडियो में इसके बारे में नहीं सुनोगे
कि रिलैक्स वो कैसे करते हैं। रिलैक्स भी दो तरह से होता है, एक फिजिकल रिलैक्स और दूसरा मेंटल रिलैक्स। तो जब आप रिलैक्स करना सीखते हो तो आप एक समय ऐसा भी आएगा 5 से 10 मिनट के अंदर आप रिलैक्स करना सीख जाते हैं, बॉडी को फिर से, माइंड को फिर से रिजनरेट करते हैं और फिर से अगली बार पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो क्वांटिटी और क्वालिटी मेंटर होती है, जब आप क्वालिटी गुणवत्ता लेकर आते हो तो ऐसे थोड़े ना आ जाएगी कि बैठे हुए हैं, ऊँग रहे हैं, किताब खुली है, ठीक है, या आंखों में से आंखें खुली ऊपर दीवा स्वप्न देकर हाय दैया आईएएस बनने के बाद हम क्या करेंगे। सो इन सब से निकलकर आपको हाई लेवल ऑफ अलर्ट की जरूरत पड़ेगी। पता चला किताब खुली, आपने लिखा आज मैं 2 घंटे पढ़ा और 2 घंटे में 4 बड़े गांधी, फिर सोचने लगे गांधी के साथ हम होते तो कितना बढ़िया होता, हमारा भी नोट फोटो होता, ठीक है। तो अपनी फोटो देखते कि नोट पे आप कैसे दिखाई पड़ते हैं, तो आप इन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो वो दैट इज, इट विल नॉट क्रिएट क्वालिटी। ये आप बैठे अपने आप से कहोगे आज मैं 6 घंटा कुर्सी बैठा रहा, बैठे रहे, आउटपुट नहीं आया। सो आपको माइंड को रिलैक्स करना, बॉडी को रिलैक्स करना, दोनों सीखना पड़ेगा। और ये टॉपर सीखते हैं कि अपने आप को क्विक रिलैक्स कैसे किया जाए। थोड़ी सी नींद में ज्यादा देर, ऐसा भी वक्त आएगा जब आपको नींद के लिए 6 घंटे भी नहीं मिलने वाले होंगे। और उस समय जो आप सीखते हैं पूरे साल भर की मुझे अपने आप को रिलैक्स कैसे करना है, मुझे अपना आउटपुट कैसे देना है, तो ये सारी चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके सीखते हैं, हाउ टू रिलैक्स, ठीक है, फॉर बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नहीं तो क्या होगा, जब आप रिलैक्स नहीं करोगे तो एक चीज और होगी। अब मैं मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। व्हेन यू हैव लैक ऑफ रिलैक्स इट विल क्रिएट स्ट्रेस, तनाव पैदा करता है बॉडी पर और माइंड पर। स्ट्रेस क्रिएट फियर, डर क्रिएट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाती है, घबराहट होती है, पसीना आता है, और स्ट्रेस, फियर गोज टू फेलियर। बताओ मुझे सही है गलत। जब आप रिलैक्स नहीं करते हो तो इट विल क्रिएट स्ट्रेस। बहुत कम लोगों को स्ट्रेस को मैनेज करना आता है, जिनको मेडिटेशन में अच्छी जानकारी है, जो बॉडी को स्ट्रेच करना जानते हैं, जो तड़ासन जिसे जिनको आता है, योग विद्या जिनको थोड़ी बहुत आती है, वो अपने आप को डी स्ट्रेस करना जानते हैं, ठीक है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन क्रिएट स्ट्रेस, स्ट्रेस क्रिएट फियर, फियर क्रिएट फेलियर। ऐसे होता है फेलियर। और लास्ट में कहते हैं सर हमारा नहीं हुआ। अरे उससे पहले जानो ना कहां दिक्कत आ गई, उससे पहले करो कि कहां दिक्कत हमारी है। तो कैसे, तनाव डर को पैदा करता है, डर फेल यानी कि असफलता को लेकर आता है। सफलता असफलता के बीच में डर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डर के मारे हम गलत गोले भर जाए। क्या रीजन था, अभी देखा आपने जिस दिन रिजल्ट आया कि 10 लाख लोगों ने इस बार कोविड टाइम में फॉर्म भरा था, नियरली 4 लाख लोग सेंटर पहुंचे। ये 6 लाख कौन थे जिन्होंने 2 महीने पहले फॉर्म तो भरा था कुछ दिन पहले, लेकिन सेंटर नहीं गए। मान लो कोविड की वजह से नहीं गए, लेकिन हर इस साल भी देखो फॉर्म भरे जाएंगे, देखना प्री में कितने लोग पहुंचते हैं। अभी देखा ना 10 तारीख को एग्जाम है, चलो देख लेना कितने लोग डर के मारे पहुंचते हैं। तो इस बार तो कोई रोक भी नहीं रहा है। तो क्या होता है, डर बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, और डर के मारे वो नहीं जा रहे हैं यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा अटेम्प्ट ना खराब हो जाए, पता नहीं यार पापा को क्या जवाब देंगे, एग्जाम ही ना दो ना, जो है वो हम कूदेंगे और ना हम डूबेंगे। तो फेलियर को 1 साल अवॉइड कर ले जाते, बोले इस साल पापा से कह देंगे तबीयत बहुत खराब हो गई थी पापा, इस बार प्री नहीं दे पाए, नहीं इतनी अच्छी हम तैयारी किए थे, इतनी अच्छी हम तैयारी किए थे, आग लगा देते हम प्री में ही, ठीक है। प्री में ही यूपीएससी वाले कह देते भैया तुम ही आईएएस बनने की हो गए और कोई नहीं हो गया, भले चाहे नंबर जोड़े चाहे ना जोड़े। उससे पहले क्या होता है, 5-6 समय पहले तबीयत खराब हो गई, मम्मी को जो है इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके मैं बोले लाल तुम दुखी हो रहे हो, तुम मत दो एग्जाम, एग्जाम ही तो है, माँ बाप क्या करें, औलाद ज्यादा प्रिय होती है। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि डर के मारे हम क्या होता है, डर हमारा फेलियर को जन्म देता है। एग्री? चलो अगला, द हेल्दी फूड हैबिट। ब्रेड पकौड़ा खा के और ढेर सारी चाय पी के लंबे समय तक ये शरीर काम नहीं करेगा। तुम सोच रहे हो कि तुमने हायाबुसा खरीद रखी है, तुम्हें गाड़ी चलानी, शरीर और दिमाग दोनों तुम्हारी गाड़ी है जो तुम्हें सफलता की तरफ लेकर जा रही है। डाल रहे हो तुम उसमें मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल डाल रहे हो, और सोच रहे हो कि भैया अब उसमें भैया तुम्हें हाई स्पीड गाड़ी चाहिए तो हाई स्पीड पेट्रोल आता है ना, ऑक्टेन पेट्रोल, ठीक है, जिसे तुम प्रीमियम पेट्रोल भी कहते हो, तो तुम्हें वो डालना पड़ता है, वो महंगा मिलता है। और तुम डाल रहे हो उसमें केरोसिन ऑयल, डीजल मिक्स करके, और तुम सोच रहे हो गाड़ी धक-धका के चलेगी, अरे धुआं फेंकेगी, कुछ दिन बाद इंजन सीज हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा। तो हमारे साथ भी ये होता है, हमें लगता है कि अरे बस मन में आग लगी पड़ी है, हम शरीर के साथ कुछ भी कर लेंगे। तो भाई मेरे, द हेल्दी फूड हैबिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तुम्हें लगेगा तुम्हारी सफलता में इसका कोई योगदान नहीं, बहुत बड़ा योगदान है। तुम बिल्कुल वही काम करने जा रहे हो कि तुमने बहुत अच्छी गाड़ी खरीद रखी, लक्ष्य तुम्हारा आईएएस बनने का है, और तुम डाले जा रहे हो उसमें केरोसिन। ठीक है, थोड़े समय तक वो बेचारी चलती रहेगी, लेकिन आगे चलकर धुआं देकर क्या होगा, इंजन बैठ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और हम में से ज्यादातर लोग सुबह ब्रेड पकौड़ा, दबा के चाय, छोला भटूरा, यहीं से विद्यार्थी अपनी शुरुआत करता है। ठीक है, चाय की दुकानों पर देखा करो,
ठीक है, पुरानी मठरी जो होती है वो दबा के खा के चले, बोले काम चल रहा है। तो आपको हेल्दी फूड हैबिट्स लानी पड़ेगी। हेल्दी फूड हैबिट इज नॉट अबाउट व्हाट आर यू ईटिंग, एट व्हाट टाइम यू आर ईटिंग, किस समय खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आपको अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी है, आपका ब्रेन लगातार काम करते रहना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि ब्रेन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे फूड दिया जाए। क्या खा रहे हो, किस समय खा रहे हो और कितना खा रहे हो। ऐसा ना हो कि पता चला कि यहां मौका मिल गया यहां तक खा ले, बोले आज मिल गया छोला भटूरा, कई दिन का मन था दबा के, अंत में जो है भयानक सी डकारें जब आती हैं और वॉमिट की टेंडेंसी क्रिएट होती है, तब वाला नहीं है। बहुत दिन बाद किसी को नॉनवेज मिल गया खाने को, पता चला आज भैया 2-4 आदमी का हिस्सा अकेले निपटा दें, खा ले, और खाने के बाद क्या हुआ, अरे यार आज नहीं पढ़ा जाएगा, आज तो भाई साहब बड़ी दबा के नींद आ रही है, बोले आज नहीं, कल उठ के जो है जाएंगे तब हम खाएं, जो है पढ़ाई करेंगे। तो यहां पर आपको हेल्दी फूड हैबिट्स भी सीखनी पड़ेगी, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से आपको क्या फूड इनटेक करना है, और उसके हिसाब से आप बॉडी आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करे। जब आप देखते हैं कि जब आप बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से खाना खा लेते हैं, आपकी बॉडी उसको पचाने के लिए वो उतना ज्यादा रिलैक्स मांगती है। ये बड़ा सिंपल, देखो नेचर में दिया हुआ है, शेर है, जैसे शेर एक बार में शिकार करता है और ढेर सारा भोजन खा लेता है, ठीक है, बड़ी मात्रा में उसको मांस की जरूरत पड़ती है, लेकिन जितना भोजन करता है उतनी देर वो सोता भी रहता है। तुमने देखा होगा, उसको पचाने के लिए उसको लंबे समय तक आराम करना पड़ता है, बिल्कुल रेस्ट हो जाता है, और पूरा भोजन जो है वो कमाता है, घंटों सोता है। वो एक बार उठता है, शिकार करता है, खाता है, फिर उसके बाद घंटों सोता है। तो तुम भी उसी तरह बन जाओ, ठीक है, तुम भी मतलब भोजन दबा के कर लो और उसके बाद घंटों सो, बोले अरे यार हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, टाइम टेबल, आंख नहीं खुली, टाइम टेबल पूरा नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू डिफाइन इट। आपको सोचना पड़ेगा, ये माइक्रो चीजें हैं, ये कोई नहीं तुम्हें टॉपर बताएगा, टॉपर बनते इसी तरह है, बताते नहीं है। नेक्स्ट वन, हाउ टू रीड बुक, हाउ टू रीड अ बुक। एक किताब को कैसे पढ़ते हैं, किताब तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त है। तुम टेबल पे लेके बैठे हो, टाइम मैनेजमेंट तुमने 8 घंटे का टाइम टेबल बना लिया है, इरादे तुम्हारे पक्के, दिमाग चल रहा है, लेकिन किताब को पढ़ना कैसे, क्योंकि यूपीएससी के लिए कोई विशेष किताब तो आती नहीं है। तो किताब पढ़ने का आपका तरीका क्या है, जैसे मैं SQ3R बता चुका हूं, फिर से तुम्हें बताऊंगा। और स्पीड रीडिंग मैथोलॉजीज क्या होती है, कैसे तेजी से किताब पढ़ी जाती है, एक्यूरेटली किताब पढ़ी जाती है, तब जाकर किताब से तुम्हारी दोस्ती होगी। नेक्स्ट वन, हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स कैसे बनाते हैं, वो वाली कहानी मुझे याद है, 3 दिन तक सर मैं नदियों के बारे में बताता रहा, बड़ा सुंदर चमकीले चमकीले नोट्स बनाए थे, याद कुछ भी नहीं है। नोट्स ऐसा होना चाहिए, जैसे मेरी क्लास में आप देखते होंगे, हम सारे ओजांकियंस हम लोग यूज करते हैं LWMI नोट आर्ट। मेरे बच्चे तो ऐसा ऐसा नोट्स बनाते हैं, बाहर बच्चा पूछता है सर ये बताइए ये बच्चे नोट्स कैसे ऐसे बना लेते हैं। अब बड़ी तारीफ होती है जब मैं सोशल मीडिया पर उसको डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। तो हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स कैसे बनाते हैं। अब नोट्स में जैसे हम लोग LWMI शुरू करते हैं, तो आपने देखा होगा पूरा पूरा चैप्टर हमारा 1 पेज में होता है, और कई कई बच्चे तो इतने महारथी हैं कि उन्होंने कई कई दिन के लेक्चर 1 पेज में डाल दिए। मैंने जो स्टेटस पे लगाया था, कई कई दिन के नोट्स 1 पेज में डाल दिए। तो देख कितना आश्चर्य होता है कि कितना क्रिएटिव है हमारे बच्चे, कि जो अगर उनको सही चीज सिखाओ तो उतनी तेजी सीखते हैं। और आज की डेट में वो पैराग्राफ में हमारी क्लास में लिखा ही नहीं जाता, जानते हैं, यस या नो। तो हम लोग क्या करते हैं आज की डेट में, हम क्वेश्चन पूछते हुए LWMI डेवलप किया, और पहले मुझे तकलीफ हुई, मुझे भी जो है वो बच्चों ने बहुत विरोध किया मेरा, अरे सर आप PDF नहीं देते हैं, वो फलानवा पैराग्राफ में कैसे लिखेगा, आंसरवा मीन्स में ऐसे लिख देंगे तो हमारा एग्जामिनरवा हमें बहा देगा, फेंक देगा। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू हैव द एबिलिटी टू थिंक, आप किसी भी मेथड में लिख दो, तुम्हें पता तो पैराग्राफ में लिखोगे क्या जब तुम्हारे पास थॉट्स ही नहीं है। तो थॉट्स को डेवलप करना पहले सीखो। पहला स्टेज में थॉट, विचार आने चाहिए। अब विचार नहीं तो क्या लिखोगे, हाँ मैं सोच रहा हूं कि मैं IAS बनूंगा, चीन बहुत बुरा कर रहा है, पाकिस्तान को मिटा दिया जाना चाहिए, यही तुम लिखोगे आंसर राइटिंग में, पैराग्राफ में। और बोलोगे मैंने प्रसंग भी अच्छा लिखा, मैंने व्याख्या भी लिखी, उपसंहार भी। उपसंहार के साथ UPSC वाला तुम्हारा संहार कर देगा। सो बेटर यू हैव टू थिंक अबाउट इट, मुझे कितने डायमेंशन क्रिएट करने हैं। तो यहां पर हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स बनाने का परंपरा क्या होती, कैसे स्टाइल बनाई जाती है, कैसे कम से कम पेज में मुझे साइनॉप्सिस तक पहुंचना होता है। मैं हमेशा कहता हूं, सालों से कहता चला रहा हूं कि टॉपर्स नोट्स नहीं साइनॉप्सिस बनाते हैं। तो साइनॉप्सिस तक पहुंचने के लिए क्या स्टेजेस मुझे फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट वन, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। तुम्हें पता है, और अभी देखो हमारी एक और टॉपर का वीडियो आने जा रहा है, टॉक शो 10 तारीख को हम उसको निकालेंगे। तो उन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर हैबिट, बचपन से ही उनको हैबिट डाल दी गई, न्यूज़पेपर हैबिट का हिस्सा है। तुम मंजन ना करो, समाज तुम्हें बता देगा कि आज तुम ब्रश करके नहीं आए बेटा, ठीक है, तो तुम ना टॉयलेट जाओ, तुम्हें समाज बता देगा सुबह सुबह तुम जो है हमारे आसपास ना आया करो। उसी तरह जब तुम्हारी न्यूज़पेपर तुम्हारी हैबिट बन जाती है, तो ही जो है वो एक तुम्हारी आदत का हिस्सा। तो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हमें कैसे पढ़ना चाहिए, और ये आदत का हिस्सा होना चाहिए। कि मैंने आजकल बच्चा पूछता मुझसे, सर न्यूज़पेपर की कोई समरी होगी क्या। हमने कहा वाह वाह बच्चा,
तुमने यूपीएससी को ऐसा घुसेड़ा है वनडे एग्जाम के साथ कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यूपीएससी और वनडे एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट वन, हाउ टू रिवाइज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना कभी भी आप यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं ले सकते, और हमारे टाइम टेबल्स में रिवीजन गायब होता है। रिवीजन भी व्यक्तित्व के हिसाब से होता है, जैसे किसी का रिवीजन करने का मेथड अलग होता है और किसी का अलग। एक ही मेथड में रिवीजन नहीं हो सकते। जो मेथड मुझे पसंद हो सकता है वो तुम्हें ना पसंद हो। तो मैं डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा कि रिवीजन करने के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। अब जैसे मैंने फ्लैश कार्ड बताया, कई बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, कई नहीं कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके व्यक्तित्व के हिसाब से रिवीजन मेथड होने चाहिए, और मेमोरी को एनहांस करने का ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है। राइट, नेक्स्ट वन, मेमोरी टेक्निक्स, कट योर कंपटीशन। जी हाँ, टॉपर्स को मेमोरी टेक्निक्स पता होती है। फोनेटिक्स हो गया, निमोनिक्स हो गया। शॉर्टेस्ट मेथड होता है कि मुझे डेट्स याद करनी, संविधान के अनुच्छेद याद करने हैं, शेड्यूल्स याद करनी है, बहुत इजी हो जाता है इसके साथ। तो आपको मेमोरी मेथड्स भी सीखने पड़ेंगे, तभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। कभी सुना कभी टॉपर्स ने तुम्हें इसके बारे में डिटेल में बताया? कभी नहीं बताया होगा। एंड हाउ टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस, सबसे अंतिम और सबसे, तुमने जो 14 में सीखा, तुम उसको सीख कर कितना अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट, सुना और भूल गए। अपनी प्रोग्रेस को, यानी कि आज, इस वीक, इस मंथ, इस 6 महीने में मैंने कितनी प्रोग्रेस की, आपको पता है कि उसको मॉनिटर करने के तरीके क्या हैं, वो मैथोलॉजीज क्या हैं कि मैं अपनी प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर कर रहा हूं। एक सड़क पे जब मैं चलता हूं तो मुझे जब दूर की यात्रा करनी होती है, लबासना बहुत दूर की यात्रा है, बहुत समय लगता है। सारे टॉपर्स ने आपको यही बताया, बहुत समय लग जाता है इसमें। कई बार हम जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा समय लगता है। तो जब हम किसी लंबी सड़क पे जाते हैं तो हम किनारे वो पत्थर लिखा होता है ना कि फलाना जो है लबासना इतने किलोमीटर दूर, इतने किलोमीटर दूर। तो हमें अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करना है? हम सोचते हैं अरे यार सर 2024 में आईएएस बनना है, अभी कौन जल्दी पड़ी है, तो 2023 तक तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। जब 23 होती है, अरे यार 1 साल बचा है, आप बताओ यार क्या पढ़े, जल्दी इसको ट्रिक बताओ यार, भूगोल कैसे पढ़े, हिस्ट्री कैसे। ऐसे बच्चा, मेरे पास तो ऐसे ऐसे मैसेज बच्चा कर देता है, सर कोई शॉर्ट किताब बता दो ना जिससे प्री निकल जाए। हमने कहा ढूंढ हम भी रहे हैं, जिस दिन मिला उस दिन कोचिंग बंद करेंगे, पहले किताब बेचना शुरू करेंगे, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ में बेच देंगे, अमीर आदमी का बच्चा लेके चला जाएगा। लेकिन ऐसी किताब हमें मिल नहीं रही है कि जिसमें एक किताब पढ़ के प्री निकल जाए। खैर, प्रेरित आप करते रहिए, हो सकता है एक दिन मैं खोज लूँ उस किताब के बारे में और मैं भी इतनी मेहनत करने से बच जाऊं। तो हाउ टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ को, अपनी वृद्धि को कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे उसकी देखरेख कर सकते हैं कि मेरा आज का दिन मेरे कल से अच्छा है या नहीं है। तो ये प्रोग्रेस करने का नाम ही यूपीएससी है। तो ये जो 15 ट्रेड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाकई में अगर आप सुपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ये 15 गुण आपके अंदर होने चाहिए। ये बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत मेहनत से मैंने इसको निकाला है। और जहां पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि एक एक चीज, ये अगर आप इनके मास्टर बन जाते हैं मेरे साथ, जो भी टाइम लगता है, अगर आप ये मास्टर बनते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आपको इसमें जबरदस्त लाभ होने वाला है, बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है, और आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो नाउ इट्स अप टू यू। और इसके साथ साथ मैं आपको पर डे बताऊंगा करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, न्यूज़पेपर के साथ कैसे जोड़ना है, और प्रीवियस ईयर 1 साल का जो करंट अफेयर्स है उसके साथ भी मैं आपको स्टैटोडायनामिक मेथड सिखाऊंगा कि कैसे स्टैटोडायनामिक मेथड्स को अप्लाई करना है। तो मेरे हिसाब से मैंने जितने भी टॉपर से मिला, जाना, लबासना भी गया, ओजांका एस एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो लबासना भी गई, तो वहां जाकर जो मैंने सीखा वो यही सीखा है कि किस तरह से आप लोग अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं, कितने ज़्यादा आप अपने आप को प्रिपेयर, ये गुण उनके साथ होता है जो वीडियो में आपको नहीं बताते हैं। लेकिन अगर आप ये सीख गए तो आप भी अपने आप को उसी कैटेगरी में, उन्हीं टॉपर्स की कैटेगरी में पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको मैं लगातार देने जा रहा हूँ, इसलिए क्लासेस को मत छोड़ना, वीडियो को जो है वो लाइक करना और सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिले। और ये क्लासेस एनी टाइम लर्निंग ऐप पे भी रहेंगी, जो स्ट्रैटेजी क्लासेस विद ओजांग सर के नाम से रहेंगी, तो आप वहां पर भी जा सकते हो। वहां पे प्रश्न पूछना ज़्यादा आसान होता है रैदर देन यूट्यूब के जो है ये सिस्टम में। तो वो डाउनलोड करके आप उसके साथ भी अपनी क्लास ले सकते हैं। अब कई बच्चों ने मुझसे अभी चैट में पूछा कि सर बैचेस के बारे में, तो मेंस 2021 का बैच मैंने आपसे शुरू कर दिया है, इसके साथ भी जुड़ सकते हो। अभी 2022 इसके साथ एनसीईआरटी का बैच, एनसीईआरटी आंदोलन के बारे में कई बच्चों ने पूछा कि सर हम जुड़ना चाहते हैं एनसीईआरटी आंदोलन, ये मैंने आपको बताया, दैट इज 23 नवंबर, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और कॉन्सेप्टर जो कि सबसे प्राइम बैच है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्टर बैच आपका जो है 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। एंड इट्स अ वेरी लिमिटेड सीट ऑफर, मतलब अभी जो हमारा सेगमेंट है वो ये लिमिटेड रूप में चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, अभी आज मैंने हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, ओपन क्लास थी, आज आप देख सकते हैं जाकर एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। तो ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को समझे बिना आप कभी भी यूपीएससी में एंटर नहीं कर सकते। तो ये हमारे बैचेस हैं, ध्यान रहे कि इसमें भी हमारे काफ़ी हद तक एडमिशन हो चुके हैं। ये केवल 3000 बच्चों के लिए हम अलाउ करेंगे।
इसके बाद एक चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, वो सभी लोग समझ लिए, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, ओटीपी। ये प्ले स्टोर से ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लो। डेली इसमें क्विजेस डाले जा रहे हैं, सब लोग उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं? ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस में दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर रेगुलर आपको जो है क्विजेस मिल रहे हैं, इसके साथ आप ज्वाइन करिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। और इसमें मेंस का फोरम है, आप मेंस के क्वेश्चन थोड़े थोड़े अटेम्प्ट करना शुरू करिए, लिखने की शुरुआत करिए। हर टॉपर ये कहता है कि आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप किस तरह से आप लेकर जा रहे हैं, तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। रही बात फीस कितनी है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, सभी के साथ जो है ये फीस है। जैसे इस बार हमने इसकी फीस 5000 रुपीज रखी है, एनसीईआरटी के चारों सब्जेक्ट के लिए, कॉन्सेप्टर की फीस, मेंस की फीस, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो नए बैचेस उनकी जानकारी आप ले रही, अच्छे से पढ़ाई करिए मस्त होकर, राइट दोस्तों। और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड करिए और वहां पर डेली जो है वो इस पर क्विजेस जरूर दीजिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस हैं उनके साथ इन्वॉल्व होइए। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि मान लीजिए आज आपने क्वेश्चन लगाया, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता, कोई बात नहीं, घबराइए मत कि डरिए मत। आपने जब क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन लगाया, तो इसमें क्या होगा, आपकी वैल्यू एडिशन होती है। जब आपका टीचर वो जब पढ़ाएगा और आपका वो क्वेश्चन आपको जो गलत हुआ, आपका दिमाग उसको पकड़ लेता है, तो आपको याद आएगा, अरे यार ये पॉइंट मेरा गलत हो गया था, मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो आपका फोकस बढ़ जाता है क्लास में। यही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब किसी बच्चे ने कहा नोट्स बनाना सिखाओ, अरे भैया 15 चीज सिखा रहा हूं, 15 चीज। कभी तुमने किसी टॉपर के मुंह से ये 15 ट्रेट सुने हैं? लेकिन तुम टॉपर्स के अंदर ये 15 के 15 गुण पाओगे। किसी भी टॉपर को पर्सनली जाके मिल लो, 2-3 दिन उसके साथ रहो और उसको ध्यान से उससे बात करो, कॉन्फिडेंस मिलो, तुम्हें बताएगा वो 15 आते हैं उसके अंदर है। ये मेरी सालों की मेहनत है। इतने लोगों से मिलने के बाद जो है वो, इतने ऑफिसर से मिलने के बाद इसके बारे में जो है वो बात हो रही है। ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कुछ बताइए। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही है दिल्ली में भी, हमारे जो बच्चे हैं पुराने उनके लिए, तो उसमें हम 25-30 बच्चों को, थोड़ी जगह है तो हम उसमें जगह दे सकते हैं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी वो 6 से 7 महीने की अभी हैं और दिल्ली में आप उसमें, लेकिन मैं उसमें टीच नहीं करूंगा, मैं ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ और बाकी टीचर्स उसमें टीच करेंगे, अच्छे टीचर्स हैं, तो उनके साथ आप जुड़कर ऑफलाइन क्लासेस भी दिल्ली में हमारी कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 15 अक्टूबर से वो शुरू हो जाएंगी। सो आप दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्लियर है? अब किसी ने पूछा आपका नाम, ये अच्छा प्रश्न है। मेरा नाम ओजांग है, ठीक है, ऐसा नहीं कि विजय दीनानाथ चौहान मैं बोलूँगा, मेरा नाम ओजांग है और इस ओजांकियंस टीम का मैं लीडर हूँ। और एक्चुअली में ओजांग ढेर सारे हैं, ये सारे मेरे ओजांकियंस हैं जो मेरी एनर्जी का हिस्सा हैं और मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक टू ऑल, थैंक्स टू माई टीचर्स। आप लोगों के प्रश्न ही मेरे सबसे बड़े टीचर है। आप लोगों की क्यूरोसिटी, आप लोगों की एनर्जी, मैं हमेशा बहुत प्यार करता हूँ उसे, और ऐसे ही बने रहिए। और यकीन मानिए कि कोई भी सपना अगर आप देखते हैं तो उसको दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। मैं आप में बहुत विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अद्वितीय हैं, आप ज़बरदस्त हैं, आप जहाँ पर भी रहेंगे आप परिवर्तन की मशाल बन के रहेंगे। तो मेरे इस विश्वास को यकीन में कन्वर्ट कर दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि मैं जो तुम पे विश्वास कर रहा हूँ उसको यकीन में परिवर्तित करके दिखा दो, और तुम दिखाओगे, मैं ये जानता हूँ, राइट। तो चलो और पॉजिटिव माहौल की बात करो। हिंदुस्तान का निर्माण कर रहे हैं हम लोग, हम उस भारत का निर्माण करने जा रहे हैं जो वास्तव में सोने की चिड़िया कही जाती थी। और हिंदुस्तान का निर्माण उसके लोग करते हैं, कोई सरकारें हिंदुस्तान का निर्माण नहीं कर सकती, इस भारत का निर्माण नहीं कर सकती। और जब हम पॉजिटिव सोच के साथ भरे होंगे, हम जब परिवर्तन की मशाल लेके चलेंगे, जब आप कहीं जाओगे और किसी गरीब बच्चे को पाओगे, तो आपके अंदर अगर परिवर्तन की मिसाल होगी तो 2 मिनट के अंदर उसको कुछ ना कुछ पढ़ाओगे, सिखाओगे, बताओगे, प्रेरित करोगे या उसकी मदद करने के लिए प्रेरित होगे, तो आप हर जगह परिवर्तन की मशाल हो। मैं आप पे विश्वास करता हूं, खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच।